नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी एस्पेक्ट्स को लेकर, कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर और हर उस चीज़ को लेकर जो कि आपके गोल को आसानी से अचीव कराने के लिए आपकी मदद करेगा। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम बातचीत करते रहते हैं और आपके सवालों को हम जवाब भी दिलवाते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पहले तो आप आस्क आवाज़ योर मनी ये हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक और एक्स के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं तो ईमेल के ज़रिए आप yourmoney@nw18.com पर ईमेल कर सकते हैं और साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 के ऊपर भी, जिसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज़ के ऑनलाइन बिजनेस हेड समीर शाह सर मौजूद हैं। समीर सर से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। टॉपिक हमने चुना है सेक्टोरल फंड और इस समय की मांग क्या है, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है जहाँ पे आपको बेट करना चाहिए। तो समीर सर, पहले तो शुरुआत सेक्टोरल फंड से ही। क्या होता है सेक्टोरल फंड, क्यों होता है सेक्टोरल फंड, क्या ज़रूरत है उसकी जब आप मल्टी कैप फंड में जा सकते हैं तो, या क्या उससे पर्याप्त नहीं होता, पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें इसमें आना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है ये? तो सुमित जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा आपके शो पे बुलाने के लिए। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या होता है सेक्टोरियल फंड। तो सेक्टोरियल फंड ये होता है कि जहां पे कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर से सिलेक्ट करके वो सेक्टर में आने वाली कंपनियों में जब म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट करती है, उसे सेक्टोरियल फंड बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे आईटी सेक्टर में आने वाली जितनी कंपनियां होती है, उसमें जो निवेश करता है वहां पे बोलते हैं आईटी सेक्टर का सेक्टोरियल फंड बोलते हैं। सिमिलरली पीएसयू होता है, सिमिलरली इंफ्रा फंड होता है। ये सारे अलग अलग कैटेगरी के फंड्स होते हैं, सेक्टोरियल फंड्स होते हैं। अब क्यों जरूरी होता है, ये यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा टाइम। जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये सेक्टर पर, जैसे आप कोई सेक्टर को लेके बुलिश हो या आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है, आपको पता है गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे वो सेक्टर को लेके अच्छी आ रही है और आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए यूज करना होता है, तब आप सेक्टोरियल फंड में निवेश करते हो। सेक्टोरियल फंड में हालांकि रिस्क ज्यादा होता है, बिकॉज अगर सेक्टर के रिलेटेड कोई एडवर्स न्यूज आ जाता है तो वो केस में सबसे ज्यादा लॉस भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड आपका पोर्टफोलियो बनता है। तो जो भी निवेशक होता है उनको सजेशन ये रहता है कि आप अगर हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हो, तभी भी सेक्टोरियल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा नहीं हो। तो समीर सर, ये समय की मांग कैसे समझी जाए? समय की मांग होती है कि आज इस सेक्टर में पैसा लगाया जाए। कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जो परमानेंट है, निफ्टी बैंक हुआ, आईटी हुआ, इनमें साइकिल थोड़ी देर तक घूमती है और बहुत सारा बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो शायद दिक्कत ना भी आए। पीएसयू भी आ गए, प्राइवेट भी आ गए, आईटी में मिड कैप भी आ गए, लार्ज कैप भी आ गए। लेकिन अदरवाइज अगर इन दोनों को हटा दें तो सेक्टर की मांग कैसे निकाली जाए कि ये सेक्टर इस समय के लिए प्रॉमिसिंग है, यहाँ पैसा डालना चाहिए? तो सुमित जी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं आपको डिसीजन लेने के लिए। जैसे पहला, गवर्नमेंट के पॉलिसीज वो सेक्टर्स को लेके क्या है। वो सेक्टर्स जैसे फार्मा सेक्टर है तो इकोनॉमिक प्लस जियो में क्या चीजें हैं जो डेवलप हो रही है। उसके अलावा पर्टिकुलर सेक्टर वाइज कंपनियां क्या काम कर रही है, आगे के विजन क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप सिलेक्ट करोगे कि ये सेक्टर आगे परफॉर्म करेगा। जनरली देखा जाता है कि आप कोई भी सेक्टर सिलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर उसके फेवरेबल रहती है तो वो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और जहां पे गवर्नमेंट का पॉलिसी थोड़ा उसके एडवर्स चलता है या उसके थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी और थोड़े दबाव रहते हैं उनके ऊपर, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर थोड़ा कम परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आएगा। ये सारी चीजें होती है जो अगर कहीं कोई पर्टिकुलर गुड्स पे जीएसटी बढ़ा दिया या कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, इसका मतलब है वहां पे सेल कम हो सकता है, इंपोर्ट कम होगा, राइट, सॉरी एक्सपोर्ट कम होगा। ये सारी चीजें
वो सेक्टर के लिए एक रास्ता बनाती है कि वो परफॉर्म आगे कैसा करे। लेकिन समीर सर, ये तय कैसे करा जाए कि किस सेक्टर से अब निकलना है या किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए, और कितने सेक्टोरल फंड अपने पास रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? हाँ, तो सुमित जी, पहला कितने फंड रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? तो ज्यादातर जैसे मैंने बताया, अगर आप इन्वेस्टर हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखता है, तो भी अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा निवेश उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। दूसरा, कितने फंड रखने चाहिए? जनरली हम कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 6 से 7 स्कीम का ही होना चाहिए। अगर हम सेक्टोरल फंड बोलते हैं तो एक या दो से ज्यादा कभी सेक्टोरल फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करने चाहिए। बट यहाँ पे 2 फंड सिलेक्ट करते हो तो आपके पोर्टफोलियो का जैसे बताया, आप 10% से ज्यादा एक्सपोजर ना लें। राइट। दूसरा क्वेश्चन था कि आपका, सॉरी, मैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था सुमित निकलना जी? कब है किसी फंड से और किस में एंटर करना है, चर्निंग कैसे होगी इसमें? हाँ, तो पहले बताता हूँ कौन से फंड अभी सेक्टोरियल, जैसे अभी करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही है, राइट, अगर ये कंटिन्यूटी रहती है पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट, राइट, तो वो सिचुएशन में हमारा सजेशन रहेगा कि जैसे इंडस्ट्री का एनालिसिस है, वो हिसाब से पीएसयू फंड अच्छा परफॉर्म करेंगे, फार्मा फंड अच्छा करेंगे, और इंफ्रा फंड अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब सेक्टोरियल फंड एज सच रिस्की होता है, तो जब जैसे आपकी एंट्री स्ट्रेटेजी होती है, सिमिलरली आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। राइट। जनरली देखा गया है कि आप कब पीएसयू फंड से सॉरी सेक्टोरियल फंड से निकलेंगे, जब पर्टिकुलर कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअसली फॉर लंबे समय से, वो सेक्टर कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो एक सिनारियो होता है जहां पे आपको सेक्टर की एनालिसिस करके, अगर सेक्टर का आगे कोई ज्यादा नियर फ्यूचर में डेवलपमेंट नहीं लग रहा है, वो केस में आपको निकलना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आगे भी बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी वो सेक्टर के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो सिचुएशन में भी आपको पर्टिकुलरली सेक्टोरियल फंड से निकलना चाहिए। तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टोरियल फंड में अगर फंड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, वो सिचुएशन में भी आपको निकलना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, यहाँ पे ज्यादा कंपनियां नहीं होती है। वो सिचुएशन में भी आप उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं रहती है, तो वो सिचुएशन में अगर फंड का साइज बढ़ गया है तो निकलना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट है, अगर फंड मैनेजर चेंज होता है या फंड की स्ट्रेटेजी चेंज हुई, ये सिचुएशन में आपको एग्जिट कर लेनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेक्टोरियल फंड आपके पोर्टफोलियो में है और वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल अचीव होने के करीब है, तो अचीव होने के 2 साल पहले हमारा ऑलवेज सजेशन ये रहता है कि आप सेक्टोरियल फंड से रिडीम करके डेट फंड या बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करें। ओके, तो आपको रणनीति बताई गई अलग अलग तरीके से। अगर आप सेक्टोरल फंड का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और कैसे कैसे इसमें निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दर्शकों से और उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ वृंदावन से मौजूद हैं, गौरव जी। गौरव जी नमस्कार। सर जय श्री राधे सर, नमस्कार। राधे। गौरव जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, मैंने कुछ अपना पोर्टफोलियो बनाया था जो मैंने आपके इसमें शेयर भी किया है जी। आप मुझे एक बार बस ये रिव्यू कर दीजिए सर, जो मेरे पोर्टफोलियो में मेरे म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन प्लान्स हैं वो क्या सही हैं या उनसे मुझे एग्जिट होकर किसी और में स्विच करना चाहिए? तो अभी आपका जो गोल है, आप 15 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं, राइट? जी जी जी। और 20,000 रुपए की आपकी मंथली एसआईपी है, जिसको आप क्या बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा? मैं 20,000 की म्यूचुअल फंड है और 5,000 की मेरे ना पेंशन प्लान इसमें चल रहा है। ओके ओके। तो अभी का पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब करीब 7.25 लाख रुपए है। जी जी जी। ओके। तो क्या होना चाहिए इनके गोल के हिसाब से? समीर सर क्या करें, इन्होंने 4 करोड़ का लक्ष्य साधा हुआ है, 15 साल के अंदर ये लक्ष्य साध रहे हैं, क्या एग्जिस्टिंग एसआईपी इनके लिए पर्याप्त है? एक दूसरा, इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि महंगाई के हिसाब से क्या इनका लक्ष्य सही रहेगा? 15 साल बाद 4 करोड़ का जो कॉर्पस है वो इनके लिए क्या कारगर रहेगा इनके गोल्स में? सुमित जी, पहला गौरव जी को ये बताना चाहूंगा कि आपने समय रहते अपना गोल सेट कर दिया है, तो अभी से आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आई एम श्योर आप अपने गोल अचीव कर पाओगे। हाँ, अब जो करंट 25,000 रुपीज की एसआईपी जो कर रहे हैं, वो 15 साल में उनको 4 करोड़ का लक्ष्य के लिए थोड़ी कम पड़ेगी, क्योंकि 25,000 की
ये एसआईपी अगर 12% एवरेज रिटर्न जनरेट करती है तो करीबन 1,68,00,000 रुपए जितना उनका AUM इकट्ठा होगा। अब अगर हमें 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो एसआईपी अमाउंट आपको पहले अगर आप इमीडिएट हम बढ़ा सकते तो 71,000 तक ले जानी पड़ेगी, या अगर हम इमीडिएटली 71,000 तक नहीं बढ़ा सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप एसआईपी अमाउंट इमीडिएट नियर फ्यूचर में 46,000 ले जाओ और हर साल 10% का स्टेप अप, यानी हर साल आप वो एसआईपी में 10% की वृद्धि करोगे तो आप अपने 4 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर पाओगे। अब सुमित जी, आपका क्वेश्चन था क्या 4 करोड़ का लक्ष्य बराबर है? तो पहला क्वेश्चन कि इसके साथ इन्फ्लेशन जुड़ा होता है। हर गोल का इन्फ्लेशन अलग-अलग रहता है। अगर जैसे चाइल्ड हम अपने बच्चों का एजुकेशन वाला पोर्शन अगर हमें कवर करना है, तो वहाँ पे करीबन 12 से 15% का एनुअल इन्फ्लेशन हम कंसीडर करते हैं। और अगर शादी का भी है तो हम 12 से 15% कंसीडर करते हैं। और अगर रिटायरमेंट का है तो हम 8% के करीब का इन्फ्लेशन काउंट करते हैं। तो ये लक्ष्य क्या है उसके बेस पे हम कंसीडर करेंगे कि 4 करोड़ इनफ है कि नहीं। तो आपके लक्ष्य पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा गौरव जी, लेकिन आपको राय दी गई है कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। थोड़े बहुत स्टेप अप की ज़रूरत आपको पड़ेगी, आप वो बदलाव आप ज़रूर कर सकते हैं। और फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप फंड आपको बताया गया है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आते हैं मुंबई, वहाँ पर हमारे साथ हर्ष जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जैन साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है, अभी मैं 33,000 का एसआईपी कर, ओके, ठीक है। एक मुझे अभी 5 लाख रुपया मेरे पास आया है, तो मुझे वो इन्वेस्ट करना है 5 लाख। तो क्या ये 5 लाख रुपया मैं इसी फंड में ऐड करूं या उस 5 लाख रुपए को किस तरीके से मैं इन्वेस्ट करूं? मेरा वो 5 लाख मुझे 15 साल तक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। और ओवरऑल आपने जो लक्ष्य हमें बताया वो ये कि 15 साल में आप 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध के चल रहे हैं, राइट? हाँ जी, और मेरा पोर्टफोलियो जो है वो भी मुझे एक बार देखना है कि सही है या मुझे उसमें कुछ ऐड या चेंजेस करने की जरूरत है। ओके समीर, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो में भेजा हुआ है, वो आपके पास भी है। 33,000 रुपये के आसपास की एसआईपी है इनकी, 4 लाख का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वैल्यू है। 15 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य साध रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि 5 लाख रुपए की एक मुश्त रकम जो है उसको भी निवेश करना चाह रहे हैं। क्या अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही इसको बांट दें या वेट करें, कैसे चेंज करें उसको? तो सुमित जी, हर्ष जी का सवाल था वो हिसाब से 5 लाख उनके पास अभी जो लमसम करना है उसमें उनको उनके पास उनके मदर के नाम से इन्वेस्ट करते हैं तो 10% का उनको फिक्स डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट मिल सकता है। ये क्वेश्चन का पार्ट था। सो सजेशन ये रहेगा कि उनके पोर्टफोलियो का जो एडिशनल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है उसमें से हम सजेस्ट करेंगे कि आप 2 लाख एफडी में करें और बाकी का 3 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे हमारा सजेशन ये रहेगा कि जो एडिशनल 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप हमने सजेस्ट किया है। और पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनका पोर्टफोलियो का सिलेक्शन बहुत सही है। सिर्फ एक चीज है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप का प्रपोर्शन ज्यादा रखा हुआ है। तो ये जो हमारे जो हमने नया सुझाव दिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और मोतीलाल ओसवाल का, उससे उनके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस आ जाएगा। सजेशन ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक ब्लू चिप स्टॉक ऐड करें और बाकी रही बात एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन की, तो वो सही है, आप उसमें कंटिन्यू रखें। तो एग्जिस्टिंग फंड्स आपके सही हैं। कुछ नया जो निवेश आप करना चाह रहे हैं उसके लिए फिक्स डिपॉजिट और इक्विटी फंड्स का निवेश कर सकते हैं या इक्विटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो और पूंजी है या फिर जो और बदलाव है वो आपको बता दी समीर ने, आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हमारे साथ विपुल पटेल मौजूद रहेंगे गुजरात से। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके सवाल को लेकर भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं समीर सर से और आपके सवालों के जवाब तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बातचीत कर रहे हैं आज सेक्टोरल फंड्स को लेकर भी, किस तरह का चुनाव करें, कौन से फंड्स का चुनाव करें और कब चुनाव करें, इन सब पर हमने बातचीत की। अब अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ विपुल पटेल मौजूद हैं गुजरात से बातचीत करने के लिए। पटेल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पटेल साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैंने मेरा फंड जो एलोकेशन है 9 फंड में ऐसा भी चल रहा है मेरा जी, मैंने भेजा हुआ है, तो उसमें कुछ चेंजेस का रिक्वायरमेंट है।
आपने 12 साल में 6 करोड़ के लक्ष्य की बात की है, राइट? हाँ, मेरा अभी 95 लाख हो गया है ओके, और 95,000 का मेरा SIP है। ओके, टोटल 9 फंड है। ओके। तो समीर सर करीब करीब 95 लाख ही पहुंच चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में। 12 साल में इन्हें 6 करोड़ चाहिए, जो बहुत मुश्किल तो लग नहीं रहा। करीब करीब 95,000 की SIP है। क्या करना चाहिए इन्हें? पहले तो विपुल जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, आपने बहुत सही समय पे स्टार्ट किया था। और जो आपने 95,000 रुपीज का SIP कर रहे हो, प्लस जो करीबन 96 लाख रुपीज आपका एक्यूमुलेट हो गया है, अगर ये 12 साल तक आप कंटिन्यू रखते हो और इस पे 12% इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो वी एज्यूम वो 7 करोड़ के करीब आप इकट्ठा कर पाओगे यही SIP से, जिसमें आपने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपने 55 लाख रुपए का डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमने कंसीडर नहीं किया है। तो आप करीबन आपका गोल जो है 6 करोड़ का, आप आराम से लक्ष्य हासिल कर पाओगे। हमने आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस किया हमारे एंड पे। सिर्फ एक सुझाव है हमारी तरफ से, जो कैनेरा रोबेको का स्मॉल कैप है, उसको आप निप्पॉन स्मॉल कैप के साथ रिप्लेस कर सकते हो। बाकी आपके सारे फंड का सिलेक्शन सही है। तो आपके फंड सिलेक्शन विपुल जी सारे सही हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है उनमें, लेकिन एक दो बदलाव जो आपको बताए गए हैं आप उनको आधार मान सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने निवेश को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपके सामने कुछ आपके जो अलग अलग विकल्प हैं वो बताए गए हैं। एक ईमेल भी आया है दिल्ली से, जया ठाकुर जी के ईमेल है। इनका सवाल है कि म्यूचुअल फंड में SIP पर ये एक राय मांग रही हैं। करीब करीब 1.5 लाख रुपए की SIP करना चाह रही हैं और 5 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य साध रही हैं। मौजूदा SIP से क्या यह लक्ष्य संभव है? और बेहतर रिटर्न वाले फंड्स बताएं। पोर्टफोलियो में 4 फंड सही हैं। समीर सर, इसमें मेरे 2-3 सवाल खुद के भी हैं। पहला, ये कैसे आप बताते हो किसी को जब कोई आपसे पूछता है कि बेहतरीन रिटर्न वाले फंड बताएं? क्या अंदाज़ा लग जाता है आपको देख के कि हाँ, ये फंड्स ही आगे चल के बेहतरीन रिटर्न देंगे? तो सुमित जी, पहला सवाल, आपका जो सवाल है उसका आंसर दूंगा कि बेहतरीन रिटर्न पास यहाँ पे कैसा है कि आगे क्या फंड, कोई भी स्कीम कैसा परफॉर्म करेगी ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट जनरली हमारा जब भी कोई फंड सिलेक्ट करते हैं, तो उसके क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव मेथड एस्पेक्ट को हम ध्यान में रखते हुए ये देखते हैं कि जैसे फंड मैनेजर है, तो फंड मैनेजर ने पास्ट परफॉर्मेंस कैसा दिया है, अगर मार्केट नेगेटिव जाता है तो डाउनसाइड प्रोटेक्ट कैसे करता है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर कोई फंड में स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो उनका वहां पे स्ट्रेटेजी क्या रहता है, बाय एंड होल्ड है या फ्रीक्वेंट चर्निंग करते हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जो फंड क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से ठीक बैठता है, हम वो सजेस्ट करते हैं। हाई रिटर्न के एस्पेक्ट से हम सजेशन नहीं देते। और अब इनका बाकी सवाल, ये 1.5 लाख रुपए का SIP करना चाह रही हैं और 5 साल में 5 करोड़ का लक्ष्य साध रही हैं। मतलब अगर मैं इसको अंदाज़ा लगा के चलूँ तो मोटा मोटा करीब ये 60 से 70 लाख रुपया या रादर 1 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करेंगे इन 5 सालों में, और 5 करोड़ यानी 5 टाइम्स होने की उम्मीद लगा रही हैं। क्या ये लॉजिकल या रीजनेबल है? सुमित जी, पहले तो 5 साल की अवधि बहुत ही कम है SIP स्टार्ट करने के हिसाब से। और 1.5 लाख अमाउंट, जो 1.5 लाख रुपया वो हर महीना इन्वेस्ट करेंगे, उससे वो 1 करोड़ 22 लाख ही जमा कर पाएंगे। दूसरा, उनको अगर ये गोल अचीव करना है तो 2 ऑप्शन रहते हैं। या अगर सेम 1.5 लाख रुपए की SIP अगर वो 12 साल कंटिन्यू करेंगे, तब जाके 5 करोड़ रुपए वो इकट्ठा कर पाएंगे। या अगर उनको 5 साल में इकट्ठा करना है 5 करोड़, तो उनको SIP का अमाउंट बढ़ा के 6,12,000 हर महीना करना पड़ेगा। 6,12,000 रुपए की SIP अगर आप पर मंथ करते हैं 5 साल में, तब जाके आप ये 5 करोड़ का लक्ष्य साध पाएंगे। आपको ये आमतौर पे ये सवाल, ऐसे सवाल बहुत आते होंगे समीर सर, क्योंकि मैंने भी इस कार्यक्रम के दौरान कई बार इस तरह के सवाल देखे हैं जिनको लगता है कि शायद 5 साल या 10 साल में अगर एक बड़ी मुश्त रकम का निवेश किया जाए तो वो बहुत बड़ी मुश्त रकम बन सकती है, यानी कि 15 करोड़ 20 करोड़ इस तरह के कॉर्पस बन सकते हैं। आप कैसे डील करते हो ऐसी सिचुएशंस को? तो सुमित जी, हम पहले उनको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम बार बार बोलते हैं वो उनको दिखाते हैं कि अगर आप लंबा रखोगे तो छोटे, जैसे लंबी अवधि अगर आपकी रहेगी, आपका आप 1 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करते हो, 15 साल की जगह आप 10 साल की जगह 15 साल करते हो, 5 साल की जगह 15 साल या 20 साल या 25 साल करते हो, तो रिटर्न में कितना स्पाइरल इम्पैक्ट आता है, हम उनको वो दिखाते हैं। और 5 साल इक्विटी के लिए अगर आप लमसम करते हो तो
फिर भी ठीक है, बट एसआईपी के लिए 5 साल हम ऑलवेज कंसीडर बोलते हैं कि बहुत ही छोटा पीरियड है। इसके लिए हम एसआईपी जनरली सजेस्ट भी यानी बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने के लिए ये दिस इज नॉट अ आइडियल स्ट्रेटजी। तो बड़ा अगर आप रकम उठाना चाह रहे हैं तो दो ही चीज़ों का आप ध्यान रखिए, या तो आपके पास अवधि लंबी हो या फिर आपके पास जो पूंजी हो डालने की वो काफ़ी बड़ी हो। तो इस तरह की चीज़ों से ही आप बड़ी रकम जुटा पाएंगे। समीर सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। तो सुमित जी, हमारे एंड से सजेशन ये रहेगा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप और एसबीआई कॉन्ट्रा हमारे एंड से सजेशन है निवेश के लिए। तो 4 फंड्स इसमें आपको सुझाए गए हैं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। तो समीर सर, इसमें 3 नाम तो समझ में आते हैं कि मल्टीपल कैप के लिए आपने फ्लेक्सी कैप रख लिया, स्मॉल कैप की तेज़ी आप स्मॉल कैप से इनकैश कर लोगे, लार्ज कैप की तेज़ी आप ब्लू चिप से कर लोगे। कॉन्ट्रा फंड क्यों? सुमित जी, कॉन्ट्रा फंड मार्केट के बेट से, जैसे मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट वो बेट करता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं चल रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करके वैसे स्टॉक्स या सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, और आगे जाके मार्केट जो हिसाब से परफॉर्म कर रहा है ये पर्टिकुलर स्कीम अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो ये 4 नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट का स्मॉल कैप फंड, इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, जिन पे आप बेट कर सकते हैं, अपने नए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर भी चर्चा करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपके पास अलग अलग माध्यम खुले हुए हैं जिसमें आप फेसबुक के ज़रिए या एक्स के ज़रिए जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज़ योर मनी हमारा हैशटैग है, इसका इस्तेमाल करके आप ईमेल कर सकते हैं हमें yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप सवाल भेजकर सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा।